हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे H2 जनरेशन प्लांट की। किस तरह H2 जनरेशन प्लांट में हाइड्रोजन को बनाया जाता है, कौन कौन से सपोर्टिंग इक्विपमेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट यूज में लाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल का यूज किया जाता है और क्या पैरामीटर होते हैं ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बनाने के लिए। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड, वो कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिनके थ्रू हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड चिलर, और सेकंड है रेक्टिफायर, थर्ड है फ्रेंड इलेक्ट्रोलाइजर, नेक्स्ट है O2H2 सेपरेटर, नेक्स्ट है H2 ड्रायर, नेक्स्ट लाई सर्कुलेशन पंप, नेक्स्ट फीड वाटर पंप, नेक्स्ट चिलर वाटर पंप एंड लास्ट है स्टोरेज टैंक। इनके साथ साथ कुछ सपोर्टिंग इक्विपमेंट भी होते हैं जो कि हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी चीजों को डिफाइन करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे। हाइड्रोजन क्या है और क्यों हाइड्रोजन जितना यूजफुल होता है उतना ही रिस्की होता है, इसे इस वीडियो के माध्यम से सीरियल वाइज समझते जाएंगे। फ्रेंड, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो प्लस जेन। तो हाइड्रो जो होता है इसका मीनिंग होता है पानी, और जेन का मतलब होता है बनाने वाला, मतलब पानी बनाने वाला, इसलिए इसे हाइड्रोजन कहा जाता है। इसका जो केमिकल सिंबल होता है ये H2 होता है। हार्ड टू डिटेक्ट, इसे डिटेक्ट कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ना तो इसमें कोई रंग होती है, ना कोई गंध होती है, ना कोई स्वाद होता है। तब आप किस तरह से इसे पता करेंगे? इसे पता करने के लिए हमें H2 डिटेक्टर की जरूरत पड़ती है। H2 डिटेक्टर के थ्रू ही हम इसे पता कर सकते हैं। फ्रेंड, वेरी लाइट गैस, ये हवा से 14 गुनी हल्की होती है। फ्रेंड, इसका जो मॉलिक्यूलर डाया होता है 0.289 nm होता है, मतलब ब्रह्मांड के सबसे छोटे और सबसे हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर ग्रेविटी का भी कोई खास असर नहीं पड़ता। इस कंडीशन पर अगर आपने इसे किसी कंटेनर पर स्टोर करके रखा है, ऐसे कंडीशन पर अगर ये लीक होता है तब बहुत तेजी से स्प्रेड करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाकर रूफ के नीचे जमा हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर वेंटिलेशन दिया है तब तो ये बाहर एटमॉस्फेयर पे चला जाएगा, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर पे नहीं जाता है, अगर उस जगह इकट्ठा हो जाता है, ऐसे कंडीशन पे बहुत हल्की एनर्जी मिलने पर भी यहाँ एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का 4 से 75% का जो रेंज होता है हवा में, ये एक्सप्लोजिव होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई कंटेनर है जहां पर 4% अगर हम हाइड्रोजन रख दें और 96% अगर हम एयर रख दें, तब ये एक्सप्लोड कर जाएगा। उसी तरह 4 से 75% का जो रेंज होता है, अगर 75% अगर आपने हाइड्रोजन रखा और 25% हवा रख दी या ऑक्सीजन रख दिया, तब भी ये एक्सप्लोजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसे जलने के लिए बहुत ही कम 0.02 मिली जूल एनर्जी चाहिए होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जब हम सर्दियों के दिन में जब हम स्वेटर उतारते हैं तब हमारी जो स्टैटिक डिस्चार्ज एनर्जी होती है ये भी 1 से 20 मिली जूल के आसपास होती है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना रिस्की, कितना खतरनाक होता है। ओपन एयर में जब इसमें आग लगती है तब ये आग दिखाई नहीं देती, बहुत हल्की नीली रोशनी इसमें बनती है जो कि दिन के उजाले में हमें दिखाई भी नहीं देती। इसका जो टेम्परेचर होता है ये 2045 मतलब 2045 डिग्री के आसपास चला जाता है। फ्रेंड, आप सोचिए कि आग लगी हुई है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है, ये कितना डेंजरस हो सकता है। तो ये जितना यूजफुल है ये उतना ही रिस्की भी है। इसे संभाल पाना, इसे रखना, और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन पर भी ये गैस के फॉर्म में होते हैं, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये -252.9 सेंटीग्रेड होता है। हाइड्रोजन कुछ पीवीसी पाइप्स और कुछ स्टील में स्टोर करने पर इनके जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं यहाँ से आसानी से पार कर जाते हैं बिना किसी लीकेज के। तो इतने हल्के और इतने छोटे इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। फ्रेंड, ये काफी ज्यादा डेंजरस भी है, काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन उतना ही ये यूजफुल भी है। अगर आपने इसे अच्छे से संभाल लिया तब ये उतना ही यूजफुल भी होता है। फ्रेंड, जो हाइड्रोजन है इसे फ्यूचर ऑफ फ्यूल कहा जाता है। तो आप वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है,
तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही उन्हें जरूर फॉरवर्ड कीजिए जो इस तरह के टॉपिक्स में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। अब हम टॉपिक पर चलते हैं कि किस तरह हम हाइड्रोजन बनाते हैं। तो सबसे पहले ये लाइट टैंक आप देख रहे हैं, इसमें 150 लीटर वाटर और 45 kg KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम मिलाते हैं फ्रेंड। मिलाने के बाद इसे अच्छे से घोल दिया जाता है और घोलने के बाद, क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, मतलब ऊष्माक्षेपी होता है। और ऊष्माक्षेपी होने का मतलब ही होता है फ्रेंड कि जैसे ही हम इसे एक दूसरे से मिलाते हैं तब तेजी से इसका टेम्परेचर बढ़ता है। इसका टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है फ्रेंड। वाटर और KOH मिलाने से पहले हमें लाइट टैंक को 3 बार अच्छे से क्लीन करना होता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की अशुद्धियां, कोई भी पुराना डस्ट पार्टिकल या कोई और गैसेस इस पर ना हो। इसे पूरी तरह से क्लीन कर लिया जाता है फ्रेंड। पानी और KOH मिलने के बाद एक एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। इस सॉल्यूशन को मिलाने के बाद लाइट टैंक से इसे सर्कुलेशन पंप के थ्रू हमें इलेक्ट्रोलाइजर में इसे भेज देना होता है फ्रेंड। यहाँ पर भेजने के बाद इसका कंसंट्रेशन चेक कराया जाता है। इसका कंसंट्रेशन 24 होना चाहिए, नॉर्मल हम 24 मेंटेन करते हैं। सॉल्यूशन जब इलेक्ट्रोलाइजर में ला दिया जाता है और जब हमारा रिपोर्ट आ जाता है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का ये 24 है, इसके बाद हम लाइट सर्कुलेशन पंप को चालू करते हैं। लाइट सर्कुलेशन पंप के थ्रू जो हमारा ये सॉल्यूशन हमने बनाया है KOH और वाटर का, इसे O2 सेपरेटर और H2 सेपरेटर तक ये सर्कुलेट होता रहता है। O2 सेपरेटर, फिर H2 सेपरेटर, फिर से इलेक्ट्रोलाइजर, इस तरह ये सर्कुलेट होता रहता है। इसके बाद हम रेक्टिफायर को स्टार्ट करते हैं। ये जो रेक्टिफायर होता है फ्रेंड्स, रेक्टिफायर का काम होता है AC करंट को DC करंट में चेंज करना। हमें इलेक्ट्रोलाइजर में जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर को तोड़ना। इलेक्ट्रोलाइजर में सेल लगे होते हैं। जो सेल होता है, एक सेल कहने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि एक एनोड और दूसरा कैथोड। ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, इनके थ्रू यहाँ हम करंट सप्लाई करके वाटर को तोड़ते हैं। वाटर को तोड़ने पर H2 और O2 में ये बढ़ जाता है फ्रेंड। जो H2 होता है ये कैथोड की तरफ और जो O2 होता है ये एनोड की तरफ मूव करता है। रेक्टिफायर के करंट की बात करें तो यहाँ पर 820 DC करंट और 60 वोल्ट रखा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए हमें हाई करंट की जरूरत पड़ती है। हाई करंट से ही हम वाटर को तोड़ सकते हैं H2 और O2 में फ्रेंड। और जो 60 वोल्ट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि रेक्टिफायर में सेल लगा होता है। एक सेल में एक एनोड, एक कैथोड, मतलब 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और ये जो सेल होते हैं फ्रेंड, ये सीरीज में लगे होते हैं। तब आप समझ लीजिए कि एक सेल के लिए हमें 1.8 से 2.0 वोल्ट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। लगभग 30 सेल अगर लगे हों तो यहाँ पर 60 वोल्ट के आसपास हमें चाहिए होता है। अब जानेंगे DC करंट ही क्यों चाहिए, AC क्यों नहीं चाहिए। तो AC करंट जो होता है फ्रेंड, ये अल्टरनेटिव करंट जैसा कि आप जानते हैं, और जो AC करंट होता है ये अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता रहता है। हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड है 50 हर्ट्ज, मतलब कि 1 सेकंड में 50 बार ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ डायरेक्शन चेंज करते हैं। जबकि जो DC करंट होता है, हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो चाहिए होता है, तभी जो हमारा ये प्रोसेस है ये पूरा होगा फ्रेंड। इसलिए हमें DC करंट ही चाहिए होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाई करंट क्यों, तो हाई करंट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। तभी ये जो बॉन्ड्स होते हैं H2O के ये टूटते हैं और H2 अलग हो जाता है, O2 अलग होता है फ्रेंड। इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर जो कैथोड होता है फ्रेंड, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H2 बनाता है। और एनोड पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और O2 बनाता है। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं तब वाटर ब्रेक होता है और O2 और H2 में टूटता है। जब हम
इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं और सर्कुलेशन हमारा चालू है, तब ये O2 सेपरेटर और H2 सेपरेटर में सर्कुलेट होता रहता है। इसके साथ में जो मिस्ट होते हैं ये भी सर्कुलेट होते हैं और इसका जो हम लेवल मेंटेन करते हैं ये 300 से 325 mm तक मेंटेन करते हैं। मतलब जो हमारा H2 सेपरेटर है और O2 सेपरेटर है, दोनों का ही जो लेवल है हमें देखना होता है प्रोसेस के दौरान। दोनों के लेवल में इसमें 25 से 30 mm से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर H2 का लेवल 295 mm आ जाता है तब ये DM वाटर की लाइन यहाँ पर दी हुई है, जो कि H2 सेपरेटर के ऊपर में आपको ये वाशर दिख रहा है। इस वाशर के थ्रू ये वाटर इस सेपरेटर में एंट्री करता है और जो लेवल हमारा ड्रॉप किया है इस लेवल को फुलफिल करता है। अगर इसके फ्लो की बात करें, इसका फ्लो 0.60 m³ होता है। इसके लिए एक फ्लो स्विच होता है जिसके थ्रू हम इसे मॉनिटर करते रहते हैं और सिस्टम में भी हमें ये दिखाता रहता है। रेक्टिफायर के ऑन होने के बाद जो हमारा सेल प्रेशर होता है, मतलब H2 सेपरेटर और O2 सेपरेटर का सेल प्रेशर, ये 3.20 होना चाहिए। साथ ही हमें सेल टेम्परेचर भी देखना होता है, ये 80 to 90 डिग्री होता है। जब हम रेक्टिफायर में करंट की सप्लाई करते हैं तब सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ता है और ये 80 से 90 डिग्री के आसपास मेंटेन होता रहता है। फ्रेंड, हमें क्योंकि H2 बनाना है, मतलब हाइड्रोजन बनाना है, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिलता है, जो कि हमारे यहाँ प्लांट में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है। इसलिए हम इसे कंट्रोल्ड तरीके से, मतलब हमारे पास दो सेपरेटर है जो मैंने आपको बताया कि H2 सेपरेटर और O2 सेपरेटर। तो H2 सेपरेटर, O2 सेपरेटर दोनों में ही जो KOH है और वाटर है ये सर्कुलेट हो रहा है और ऊपर की तरफ हमारा जो O2 है H2 सेपरेटर में H2 और O2 सेपरेटर में O2 ये फ्लोट करता है। लेकिन जो O2 है इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए हम इसे वेंट करते रहते हैं। फ्रेंड, हमारा लेवल मेंटेन होना चाहिए। जो लेवल मैंने आपको बताया 300 से 325 का जो लेवल होता है ये मेंटेन होते रहना चाहिए और इस लेवल को देखते हुए O2 को एटमॉस्फेयर पर कंट्रोल तरीके से वेंट भी करना होता है। इसके लिए कंट्रोल वाल्व दिए होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली लेवल को देखते हुए O2 को वेंटिंग करते रहते हैं। अभी यहाँ पर जो H2 बन रहा है ये रॉ फॉर्म में होता है, मतलब हम अभी इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब फ्रेंड, बात H2 की करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है इसलिए हमने इसे एटमॉस्फेयर से कंट्रोल तरीके से वेंट कर रहे हैं, लेकिन H2 हमें चाहिए। तो H2 सेपरेटर के वाशर से होते हुए आगे जो रॉ वेंट होता है यहाँ से, तब तक हम एटमॉस्फेयर पर वेंट करते रहते हैं जब तक कि हमारा जो डिजायर प्रेशर है H2 का 3.0, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल प्रेशर हमें कितना मेंटेन करना होता है 3.2। तो 3.0 जो हमारा H2 का प्रेशर आता है तब तक हम इसे रॉ वेंट से एटमॉस्फेयर पर रिलीज करते रहते हैं, वेंटिंग करते रहते हैं। ये यूज में नहीं लेते फ्रेंड इसे। जैसे ही प्रेशर 3.0 आता है ये रॉ वेंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं और H2 को ड्रायर में जाने के लिए हमारा पाथ ओपन हो जाता है, वाल्व ओपन हो जाता है। जो वाशर का जो वर्क होता है फ्रेंड, मौजूद कुछ कंटेमिनेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स और मिस्ट आदि को रिमूव करने का काम करता है। हम एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, लाई टैंक में हमने सॉल्यूशन तैयार किया। सेकंड, लाई से हमने इलेक्ट्रोलाइजर में लिया, इलेक्ट्रोलाइजर से फिर रेक्टिफायर चालू किया। रेक्टिफायर चालू होने के बाद में इसमें टेम्परेचर आया 80 से 90 डिग्री। हम इसे सर्कुलेट किए H2 सेपरेटर, O2 सेपरेटर में। सर्कुलेशन जब करने लगे तो इसका लेवल दिखाने लगा। लेवल दिखाता है 300 से 325। दोनों सेपरेटर के बीच में लेवल का जो अंतर होता है ये 25 से 30 mm के आसपास होना चाहिए। इसका कंसंट्रेशन देखेंगे 24 कंसंट्रेशन इसका होना चाहिए। हमने बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे को ऑक्सीजन मिलता है जो कि हमारे लिए यहाँ यूजफुल नहीं है। इसे हमने O2 सेपरेटर का लेवल देखते हुए कंट्रोल तरीके से
इसे एटमॉस्फेयर पर रिलीज कर दिया। अब हम H2 की तरफ देखते हैं। जो H2 है, H2 सेपरेटर पे बन रहा है, जो कैथोड के थ्रू H2 सेपरेटर में आ रहा है और एनोड के थ्रू ऑक्सीजन O2 सेपरेटर में जा रहा था। अब जो H2 है ये वाशर से होते हुए ये निकल जाता है और रॉ बैंड से बाहर जाता है। कब तक जाता है? जब तक हमको प्रेशर 3.0 MPa नहीं मिल जाता। अब जैसे ही 3.0 MPa हमें मिलता है तब H2 टू ड्रायर के लिए जो वाल्व होता है, जो पाथ होता है, ये हमें ओपन हो जाता है। अब ड्रायर से पहले ये जो H2 होता है ये फिल्टर में जाता है। अब फिल्टर का क्या काम होता है इसे समझते हैं। ये छोटी छोटी जो सॉलिड इम्प्योरिटी होती है, जो फाइन कैटालिस्ट होता है, डस्ट, रस्ट, इन सभी को रिमूव करने का काम करता है। इसके बाद जो H2 होती है ये आगे बढ़ती है। फ्रेंड, जैसे जैसे H2 आगे बढ़ता जा रहा है इसकी प्यूरिटी इंक्रीज होती जा रही है। इसके बाद H2 DEO डीऑक्सीडाइजर में जाता है। हमने जो फिल्टर देखा था, फिल्टर के नीचे एक ड्रेन लाइन होती है, क्योंकि जो H2 है इसके साथ में कुछ ऑक्सीजन पार्टिकल होते हैं, कुछ डस्ट होता है, रस्ट होता है, कैटालिस्ट फाइन होते हैं। ये फाइन्स को ये कलेक्ट करता है और इस ड्रेन लाइन के थ्रू एक कलेक्टर में भेजता है। कलेक्टर 1 घंटे में अपने आप को ऑटो फ्लश करता रहता है। अब DEO में हम 100 to 180 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये जो डीऑक्सीडाइजर होता है इसमें टेम्परेचर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। डीऑक्सीडाइजर में जो हीटर दिया होता है ये 180 डिग्री पर ऑटो कट हो जाता है और धीरे धीरे ये 100 डिग्री तक आता है। 100 डिग्री आने के बाद हीटर फिर से ऑन होता है और फिर से 180 डिग्री तक जाता है और ऑटो कट होता है। डीऑक्सीडाइजर के अंदर में फ्रेंड कैटालिस्ट प्रेजेंट होते हैं। कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जो H2 है ये बचे हुए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और इसे वाटर वेपर में यहाँ बदल दिया जाता है। इसके बाद में जो H2 है ये कूलर की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि डीऑक्सीडाइजर में जहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ाया गया था, इसके बाद इसे कूलर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर ये अपने टेम्परेचर को कुछ नॉर्मल करता है। और कूलर के नीचे भी एक ड्रेन लाइन दी होती है। इसका भी जो ड्रेन लाइन होता है ये कलेक्टर में चला जाता है। ये जो कलेक्टर होते हैं और जो फिल्टर का कलेक्टर होता है ये दोनों एक ही होते हैं। 1 घंटे में ये कलेक्टर अपने आप को ऑटो फ्लश करता रहता है। फिर ये H2 ड्रायर में चला जाता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब रॉ बैंड बंद हुआ तब ये फिल्टर में आया, फिल्टर से डीऑक्सीडाइजर में गया, डीऑक्सीडाइजर से कूलर में गया, कूलर से अब ये ड्रायर तक पहुंच गया है। जो ड्रायर है यहाँ पर 2 की संख्या में दिया हुआ है। जो ड्रायर है इसमें मॉलिक्यूलर स्लीव लगे होते हैं, जो कि H2 को ऑक्सीजन फ्री, अल्ट्रा प्योर और ड्राई बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 2 ड्रायर होते हैं। एक जो ड्रायर होता है फ्रेंड ये 24 आवर तक सर्विस में होता है। जैसे ही 24 आवर इसके कंप्लीट हो जाते हैं ये ऑटो कट हो जाता है और दूसरा जो ड्रायर होता है ये सर्विस में आ जाता है। और जो पहला वाला ड्रायर था, अगर पहले वाले ड्रायर को हम A कहें, दूसरे वाले को B कहें, तो जो A ड्रायर है ये रीजनरेशन प्रोसेस में चला जाता है। जो रीजनरेशन प्रोसेस होता है ये 4 घंटे का होता है। इसके हीटर्स ऑन हो जाते हैं और 250 डिग्री टेम्परेचर इसका मेंटेन किया जाता है। 4 घंटे में ये रीजनरेशन प्रोसेस इसका कंप्लीट हो जाता है और 18 घंटे ये स्टैंड बाई कंडीशन पर रहता है। इसके बाद ये H2 ड्यू पॉइंट एनालाइजर और प्योरिटी एनालाइजर से गुजरता है, जहां पर इसकी प्योरिटी 99.97% और जो इसका ड्यू पॉइंट होता है फ्रेंड ये 45% होना चाहिए। इसका सैंपल हम लैब में देते हैं। लैब से जब तक इसकी प्योरिटी और इसका ड्यू पॉइंट नहीं मिलता तब तक हम इसे आफ्टर ड्रायर वेंट से एटमॉस्फेयर पर ही अभी वेंट कर रहे हैं फ्रेंड। इसे हमने स्टोर अभी नहीं किया है, इसे हम यूज में अभी नहीं ले रहे हैं। जैसे ही हमें इसकी प्योरिटी 99.97 और इसका ड्यू पॉइंट 45 हमें मिल जाता है, तब CCR के परमिशन के बाद हमें किस टैंक में इसे लेना है
उसके अकॉर्डिंग हम वाल्व सेलेक्ट करते हैं। वाल्व सेलेक्ट करके जो आफ्टर H2 ड्रायर वेंट होता है इसे क्लोज करते हैं और इसे टैंक में स्टोर करते हैं फ्रेंड। तो कुछ इस तरह से H2 प्लांट में बनाया जाता है। तो फ्रेंड आज की जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सीखते रहिए।